तो आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं निधि कुलपति और आज की हमारी लीड स्टोरी है बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। और बांग्लादेश भारत के रिश्तों में कोई ना कोई नया विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। साथ ही हम देखेंगे कि हर तरफ से घिरे ईरान ने अपनी सेना में जोड़े हैं 1000 ड्रोन। और ये भी देखेंगे कांगो में सेना और विद्रोहियों के बीच क्यों तेज हो रही है लड़ाई। इसके बाद हम चलेंगे लंदन। वहाँ की मेट्रो में एक दिन क्यों बिना पतलून के सफ़र करते हैं कुछ लोग। और साथ ही बात करेंगे कमाल की कि किस तरह से ज़मीन से तकरीबन 125 मीटर की ऊंचाई पर एक तार पर चला एक शख्स। लेकिन आज लीड स्टोरी से पहले अहम खबर, अमेरिका में काबू में नहीं आ रही है आग की। तो अमेरिका में लगी आग में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। 16 लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। आग पर काबू पाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तो शानदार घरों में रह रहे तमाम लोग आग की वजह से बेघर बार हो गए हैं। अमेरिकन रेड क्रॉस ऐसे लोगों को रहने की जगह मुहैया करवा रही है। जब से आग लगी है तब से लेकर अब तक 36,000 एकड़ में सब कुछ स्वाह हो चुका है। तकरीबन 10,000 इमारतें जल गई हैं और 24 लोगों की जान की आधिकारिक पुष्टि हुई है। कैलिफोर्निया में लगी आग को संभालना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि सूखा और हवाओं वाला मौसम आ रहा है। अमेरिका की मौसम सेवा ने कहा है कि मौसम की वजह से सूखते पेड़ और तेज़ हवा आग को और भयानक बना रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह तक तापमान में कमी, उमस में बढ़ोतरी और हल्की फुल्की बारिश ही आग पर काबू पाने में कुछ सहायक हो सकती है। वॉल्स के कोच स्टीव के बचपन में जिस घर में रहते थे वो भी इस आग में जल गए। उनकी 90 साल की मां इस घर में रहती थी, वो सुरक्षित हैं। केर ने बताया कैसे पिछले हफ्ते आग फैलने के बाद लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया। उनकी मां ने अपना घर छोड़ दिया था। केर को दुख है कि उनका हाई स्कूल भी इस आग में जल गया। पर ये आग लगी कैसे, इसे लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, थ्योरीज हैं। तो आइए जानते हैं आग कैसे लगी और इसे लेकर किस तरह की बातें कही जा रही हैं। आग को लेकर कई तरह की बातें हैं और कई तरह की कहानियां हैं। किसी ने जानबूझकर आग लगाई, किसी हादसे की वजह से आग लगी, बिजली गिरने से आग लगी, बिजली के तार टकराने से आग लगी, या अभी पता ही नहीं कि कैसे आग लगी। वैसे जांच के काम में लगे ज्यादातर अधिकारियों का कहना है कि आग पिएड्रा मोराडा के एक घर से शुरू हुई। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आग लगने की शुरुआती वजह क्या रही। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में आग लगने की एक बड़ी वजह बिजली गिरना होती है। लेकिन पैलिसेड्स इलाके में बिजली गिरने की कोई खबर नहीं है, इसलिए इस पर यकीन करना मुश्किल है। दो और बड़ी वजह आगजनी और बिजली की लाइन हो सकती है। अमेरिका के इतिहास में हाल की सबसे बड़ी आग 2017 में लगी थी। तब सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन पावर के तार तेज हवाओं की चपेट में आ गए थे। लेकिन इस बार इस तरह की भी कोई शिकायत कंपनी को नहीं मिली है। हालांकि जांच करने वाले लोग इस आशंका को भी नहीं नकार रहे हैं कि कहीं ये आग किसी हादसे की वजह से तो नहीं लगी। 2021 में एक स्टंट की वजह से तकरीबन 90 वर्ग किलोमीटर इलाके में आग लग गई थी। लेकिन इस बार कोई भी साफ वजह न होने से ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि आग आखिर लगी कैसे। और अब हमारी आज की लीड स्टोरी। बांग्लादेश ने अब बाढ़ का मुद्दा उठाया। उसके सीमा पर कुछ जगह लगाई जा रही बाढ़ पर एतराज़ है। वो इसे भारत के साथ हुए समझौते के खिलाफ बता रहा है।
भारत घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बची हुई जगहों पर बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश इस पर नाराज़गी जता रहा है। ये नई बात नहीं है, हाल के दिनों में कई मुद्दों को लेकर बांग्लादेश की तरफ से नाराज़गी दिखी है। भारत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय में तलब किए गए। इससे पहले रविवार को यही कहानी ढाका में दोहराई गई थी। ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में भारत के उच्चायुक्त को तलब किया गया। मुद्दा भारत बांग्लादेश की सरहद पर 5 जगहों पर लगाई जा रही फेंसिंग का था। बांग्लादेश को इस बात पर एतराज था कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, यानी बांग्लादेश अब बाढ़ की आड़ ले रहा है, क्योंकि ये मुद्दा पुराना है लेकिन विवाद नया है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत में अपने कार्यालयों पर प्रदर्शन को लेकर विरोध जताया। शेख हसीना को लेकर वो लगातार इसी तरह का रुख दिखा रहा है। भारत और बांग्लादेश 4156 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसमें से 3217 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है। 885 किलोमीटर में ये काम होना है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर बंगाल में, 856 किलोमीटर त्रिपुरा में, 443 किलोमीटर मेघालय में, 262 किलोमीटर असम में और 180 किलोमीटर मिजोरम में। 2010 से 2023 के बीच भारत ने 160 जगहों पर फेंसिंग लगाई, जिसे लेकर विवाद खड़ा किया गया। इनके अलावा 78 और जगहों को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। लेकिन फेंसिंग का काम इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई जगहों से बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। घुसपैठिए बाद में नकली कागजातों के सहारे दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैल जाते हैं और तरह तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, आपसे यही कि जो ये नाराज़गी दिख रही है, क्यों भारत अपने सीमा का बाड़ेबंदी नहीं कर सकता? क्योंकि ये सिर्फ अवैध घुसपैठियों की बात भी नहीं है, हथियार आते हैं अवैध, ड्रग्स तस्करी होती है, पशु तस्करी होती है, तमाम परेशानियां हैं। क्या आंकलन आपका? लेकिन दीजिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो 4160 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है। और ये आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जो लैंड बॉर्डर है वो उसके साथ साथ लगभग 1000 किलोमीटर का रिवराइन बॉर्डर भी है। और इसी के साथ साथ डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिली है, मतलब एकदम ऐसा बॉर्डर है जिसको सुरक्षित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत सरकार ने अपना बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे फेंसिंग करने का कोशिश किया। और इसमें एक जो आइडिया था, जो एक विचार था, ये था कि गुड फेंस मेक्स गुड फ्रेंड्स। और हमने कोशिश किया था कि क्योंकि जो बॉर्डर रहा है पहले 2001 से 2006 के बीच में, तो देखने को मिला है कि बहुत ही वल्नरेबल बॉर्डर रहा है, जहाँ पर टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का, फंडामेंटलिस्ट का एक बहुत बड़ा आवाजाही इस क्षेत्र, इस बॉर्डर के माध्यम से भारत और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहा। इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लगभग 3200 किलोमीटर का बॉर्डर पे फेंसिंग किया और कोशिश किया कि कि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, फंडामेंटलिज्म को डिफाई किया जाए और इंसर्जेंट्स को कर्व किया जाए। और जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, फेक करेंसी रैकेट्स बहुत स्ट्रांगली जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, उसको रेगुलेट करके उसको बंद करने का प्रयास किया। अब चूंकि वहाँ पे जो गार्ड्स बदले हैं, और गार्ड्स में भी आप ये कहिए कि जो अभी मोहम्मद यूनुस है, उनके पीछे जो ताकतें हैं वो कट्टरपंथी ताकतें हैं। अब वो उनका अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं और खासकर जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको डिस्टेबलाइज करने का एक उनका मनसा है।
उसमें मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान की आईएसआई जो पहले उसके हाथ काले हुए हुए थे 2001 से 6 के बीच में बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, अब वो ताकतें दोबारा मजबूत हो गई है और वो नहीं चाहती कि ये फेंसिंग किया जाए। जब 2015 में फेंसिंग किया था तो हमने उसके साथ साथ 4 और समझौते किए थे, जिसमें जो एडवर्स पजेस लैंड थी उसको दोनों हमने एक्सचेंज किया, उसके बाद में जो एनक्लेव्स थे उनको एक्सचेंज किया और हमने बॉर्डर को डिमार्केट किया। लगभग 6.5 किलोमीटर का बॉर्डर था, अनडिमार्केटेड था, इसको सबने वेलकम किया। और मैं आपको निधि जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस बॉर्डर एग्रीमेंट में हमने बहुत लीनियंट व्यू अपनाया था कि हमने कोशिश किया था, क्योंकि हम पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, बॉर्डर हाट बनाने की बात कर रहे थे, हम कई तरीके की कनेक्टिविटी रोड रेल रिवर कई तरीके कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो हमने एक लीनियंट व्यू रखा कि बांग्लादेश को अगर थोड़ी बहुत भूमि दे भी सकते हैं तो दे सकते हैं, और इसका बहुत वाइडली वेलकम हुआ था बांग्लादेश में। चूंकि अभी वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गए और उनको इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से वो अपने आप को एक अपने आप को बरकरार रखना बिल्कुल, जो चाहते हैं। पुराने समझौते हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था और इसलिए अब ज़रूरत है कि किस तरह से लगाम लगाई जाए। जो अवैध तरीके से वहाँ पर हथियारों का भी जिस तरह से तस्करी होती है, ड्रग्स तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, मानव तस्करी तो होती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और जो सत्ता परिवर्तन वहाँ पे हुआ है, खासा उसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर अब दिख रहा है। तो दुनिया में कई जगहों पर चल रही है जंग और इससे जुड़ी खबरें वॉर जोन से। अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान ने कहा है कि उसने अपनी नियमित सेना में 1000 ड्रोन और शामिल किए हैं। ईरान में किसी अज्ञात जगह पर खड़े इन ड्रोन्स का मुआयना करते हुए देश के रक्षा मंत्री और सेना के प्रमुख का वीडियो सरकारी टीवी पर दिखाया गया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ईरान के एटमी ठिकानों पर हमलों की आशंका जताई जा रही है। हाल के दिनों में नताज और फोर्दो में ईरान के एटमी ठिकानों के आसपास हवाई सुरक्षा की कवायद देखी गई है। गाजा पट्टी पर इस्राएली हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40,565 तक पहुंच गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली हमलों में 1,09,660 लोग जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में इस्राएली हमलों में 28 लोगों की जान चली गई और 89 लोग जख्मी हो गए। इस्राएल की सेना ने रविवार को कहा है कि उत्तरी गाजा के बेत हनाऊम इलाके में उसका अभियान जारी रहेगा। शनिवार को इसी इलाके में आतंकवादियों और हथियारों का पता लगने के अभियान में इस्राएल के 4 सैनिक मारे गए थे और 6 जख्मी हो गए थे। गाजा के फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कराची की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च निकाला। फिलिस्तीन के बैनर और झंडे लिए हुए ये लोग फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। मार्च में शामिल लोगों ने कहा है कि वो गाजा के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग उनका दर्द समझते हैं। और अब दुनिया के कोने कोने से कुछ अहम खबरें। कांगो के पूर्वी इलाके में सेना और M23 बागियों के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। पिछले हफ्ते सेना ने दावा किया था कि उसने साउथ किवू में M23 के बागियों को पीछे खदेड़ दिया और कई अहम शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तरी किवू के मिसिसी इलाके में अहम नुंगुनु शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि लड़ाई कांगो की सेना और रवांडा की सेना के बीच चल रही है। कांगो का दावा है कि M23 के बागियों को रवांडा का समर्थन है। रवांडा इन आरोपों को लगातार खंडन कर रहा है। जोरान मिलानोविक एक बार फिर से क्रोएशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनको ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। जोरान मिलानोविक को EU और नेटो का सख्त विरोधी माना जाता है। तकरीबन 70% वोटों की गिनती के साथ क्रोएशिया के चुनाव आयोग ने कहा कि जोरान को 74% वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कंजर्वेटिव पार्टी के ड्रागन प्रिमोरेक को 26% वोट मिले। जोरान रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को हथियार देने के पश्चिमी देशों के फैसले के सख्त विरोधी हैं।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वेनेजुएला के दूतावास को हमले में नुकसान पहुंचाए दूतावास पर आग लगाने वाले कुछ सामान फेंका गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में नुकसान पहुंचा। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इस हमले की निंदा की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को ही तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। दुनिया के कई देश उनके चुनाव को निष्पक्ष नहीं मान रहे हैं। उन पर विपक्ष को दबाने के भी आरोप हैं। और अब जाते जाते आज का वीडियो। 3 बार के विश्व चैंपियन स्लैकलाइनर एस्टोनिया ने जॉन रूस ने एक और कारनामा दिखाया है। दुनिया में पहली बार इतने ऊंचे तारों पर चलने का। दुबई के मशहूर जुमेरिया अमीरात टावर्स के बीच वो तार पर चले। उन्होंने 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट के तीसरे आयोजन के दौरान ये कारनामा किया। 224 मीटर की ऊंचाई पर वो 100 मीटर के तारों पर पहले आगे और फिर पीछे चले। लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो में कई जगह सोमवार को अलग ही नज़ारा दिखा। बहुत से लोग बिना पैंट के शॉर्ट्स में नजर आए। वैसे अब हर साल एक दिन ऐसा दिखने लगा है। इसके कोई मायने या मकसद नहीं बताया जा रहा है, बस एक दिन कुछ हल्का पहनने का अंदाज है, ये दिखाना मकसद लगता है। इस तरह की पहली कोशिश न्यूयॉर्क में 2002 में हुई थी और इसके पीछे दिमाग था कॉमेडियन चार्ली टोड का। लंदन में 2009 में इसकी शुरुआत हुई।